Dear students, today we are going to learn the exercise of the chapter What is Culture. As you know, this is the 8th chapter of your special English of class 10th, and the writer of this lesson is Pandit Jawaharlal Nehru. We have already discussed the chapter in a separate video. Today we will discuss about the questions and their answers. So let's begin. There are two sections under the question answer segment. The first section is answer the following questions in about 25 words. 25 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है. उसमें पहला क्वेश्चन है, What does Nehru find when he looks through the pages of history or current studies? जब नेहरू जी इतिहास के पन्ने को पलटते हैं या वर्तमान के अध्ययनों को देखते हैं तो वो क्या पाते हैं? तो आंसर देखिए, When he looks through the pages of history or current studies, he finds that वो ये पाते हैं कि people who knows one another most quarrel most. लोग जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादा करते हैं. Now look at the second question. Why does the author say that knowledge by itself does not lead to greater cooperation or friendship? ऑथर ये क्यों कहता है कि ज्ञान नॉलेज स्वयं किसी सहयोग या मित्रता का नेतृत्व नहीं करता है, उस चीज़ को स्वयं नहीं करता है, उसको करने के लिए कोई चाहिए होता है. ज्ञान अपने से कुछ नहीं कर सकता है. तो आंसर देखिए, नॉलेज by itself does not lead to greater cooperation or friendship because the people who possess that knowledge are narrow-minded and selfish. नॉलेज जो है अपने आप ही सहयोग या मित्रता को नहीं बना सकता है समाज में, क्योंकि जिनके पास ये नॉलेज है, ऐसे लोग जिनके पास ये नॉलेज है, who possess मीन्स होता है जिनके पास ये इसका अधिकार है, जिनके कब्जे में है. who possess that knowledge are narrow minded. ऐसे लोग संकीर्ण विचारधारा के हैं, संकीर्ण मानसिकता के हैं, एंड सेल्फिश और स्वार्थी हैं. इसलिए ज्ञान जो है किसी भी बड़े सहयोग या मित्रता का सूचक नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, What makes the author think that the idea of cultural relations is only good in theory? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑथर को ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो दो देशों के बीच में कल्चरल रिलेशन यानी सांस्कृतिक संबंध होते हैं वो केवल थ्योरी में ही अच्छे होते हैं, सैद्धांतिक रूप से अच्छे होते हैं. मतलब दो समाजों के बीच में, दो देशों के बीच में जो कल्चरल रिलेशंस होते हैं, सांस्कृतिक संबंध होते हैं, ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि ये केवल सैद्धांतिक रूप में यानी किताबों में या थियरी में ही सही हैं, प्रैक्टिकली ये चीज़ें सही नहीं होती हैं? तो आंसर देखिए, द आइडिया ऑफ कल्चरल रिलेशंस इज ओनली गुड इन थियरी बिकॉज, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ से, बिकॉज एवरी कंट्री एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ पेक्यूलियर आइडियाज ऑफ कल्चर. क्योंकि हर देश, हर व्यक्ति के अपने स्वयं के पेक्यूलियर आइडियाज होते हैं. पेक्यूलियर मीन्स होता है अनूठे, अलग. उनके स्वयं के अपने अलग आइडियाज होते हैं. दीज पेक्यूलियर आइडियाज, ये जो अनूठे आइडियाज होते हैं, जो अलग आइडियाज होते हैं, कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, इनसे संघर्ष उत्पन्न होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, एंड लीड टू इस्ट्रेंजमेंट, और इसी वजह से लोगों के बीच में सेपरेशन होता है, अलगाव होता है. इस्ट्रेंजमेंट मीन्स होता है कि दो लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो कोल्ड है, ठंडी है, उनके अंदर गर्मजोशी नहीं है, मतलब एक तरह से अलग रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज़ देयर एनी कल्चर इन द वर्ल्ड which is absolutely pristine, pure and unaffected by any other culture?
क्या संसार में ऐसा कोई कल्चर है जो एब्सोल्युटली पूरी तरह से प्रिस्टीन हो? प्रिस्टीन मीन्स होता है बिल्कुल स्पष्ट, साफ, प्योर हो और अनअफेक्टेड हो, उसमें किसी का प्रभाव ना पड़ा हो बाई अदर कल्चर, दूसरे कल्चर का, दूसरी संस्कृति का उसमें प्रभाव ना पड़ा हो। क्या ऐसा कोई कल्चर है जो अपने आप में अछूता हो, जिसमें किसी भी दूसरे कल्चर का बिल्कुल प्रभाव ना हुआ हो? गिव रीजन्स, उसका कारण भी दीजिए। तो आंसर देखिए, देयर इज नो कल्चर इन द वर्ल्ड which is absolutely pristine, pure and unaffected। संसार में ऐसा कोई कल्चर नहीं है जो अपने आप में शुद्ध, साफ और अप्रभावित हो। बिकॉज इन द कोर्स ऑफ सेंचुरीज, क्योंकि इन शताब्दियों के बीच में, जो बहुत सारी शताब्दियाँ गुजर गईं, उनके बीच में अनमिस्टेकेबल चेंजेस एंड मिक्सचर हैव आकर्ड। बिना जाने बूझे, अनमिस्टेकेबल मतलब जानबूझकर नहीं, ऐसे चेंजेस समाज में होते रहे हैं और लोग एक दूसरे से घुलते मिलते रहे हैं, मिक्सचर होते रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी कल्चर जो है वो बिल्कुल प्रिस्टीन नहीं है, प्योर नहीं है, अनअफेक्टेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फार इज assimilating the good from other cultures is helpful in enriching one's own culture? कहाँ तक किसी दूसरे कल्चर से अच्छाइयों को एब्जॉर्ब करना आपके कल्चर के लिए हेल्पफुल होगा? यानी दूसरे के कल्चर की अच्छाइयों को एसिमिलेट करना, एब्जॉर्ब करना, ग्रहण करना कितना हद तक आपके कल्चर को एनरिच कर पाएगा, समृद्ध कर पाएगा, उसमें नई चीज़ें जोड़ पाएगा? आंसर देखिए, एवरी कल्चर हैज़ सम गुड एंड बैड क्वालिटीज़। सब जानते हैं कि हर देश में, हर व्यक्ति में, हर समाज में, यहाँ तक कि हर कल्चर में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। नो कल्चर इज़ परफेक्ट इन इटसेल्फ। कोई भी कल्चर अपने आप में परफेक्ट नहीं है। assimilating good qualities from other culture will prove helpful and add to the stock of good qualities। अगर हम किसी दूसरे कल्चर से अच्छाइयाँ ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कल्चर के लिए सहायक साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा, प्रूफ साबित होगा। एंड ऐड टू स्टॉक ऑफ गुड क्वालिटीज़। और अगर हम सभी कल्चर्स से अच्छाइयाँ अपने अंदर लेते जाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी कल्चर की गुड क्वालिटी का स्टॉक है, स्टॉक मीन्स होता है भंडार, वो बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्टेड द कल्चर ऑफ इंडिया इन द ओल्ड डेज? व्हाट आर द थिंग्स, ऐसी कौन सी चीज़ें रही हैं दैट अफेक्टेड, जिन्होंने प्रभाव डाला है द कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की संस्कृति पर, इन ओल्ड डेज, पुराने समय में? आंसर देखिए, द कल्चर ऑफ इंडिया वाज ग्रेटली अफेक्टेड बाई हिमालयाज, द फॉरेस्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एंड द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया एमंग अदर थिंग्स। जो भारत का कल्चर रहा है वो व्यापक पैमाने पर हिमालय के से प्रभावित रहा है, यहाँ के जंगलों से प्रभावित रहा है, यहाँ के साहित्य से प्रभावित रहा है, यहाँ के संगीत से, यहाँ की आर्किटेक्चर से, कला से, एंड द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया, और भारत की महान नदियों से भी प्रभावित रहा है। एमंग अदर थिंग्स मतलब बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मुख्य चीज़ें हैं जिनसे हमारे भारत का पुराना जो कल्चर था वो प्रभावित हुआ है। आप जानते हैं गंगा को हम लोग कितना प्योर मानते हैं, पूजते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस कल्चर? कोई भी सभ्यता किसी कल्चर को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है? Look at the answer here. Each civilization develops its own culture. आप जानते हैं हर सभ्यता अपना अनूठा स्वयं का कल्चर विकसित करती है। आपने पढ़ा है हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन थी, इनका स्वयं का एक कल्चर था which has its roots in the past। इन सिविलाइजेशंस के द्वारा जो कल्चर बनाया गया था
उनकी जो जड़ें होती हैं वो पास्ट की जनरेशन्स में होती हैं, क्योंकि कल्चर एक दिन में तैयार नहीं होता। इनका क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। सिविलाइजेशन इज आल्सो अफेक्टेड बाय वेरियस कॉन्सेप्शन। जो सिविलाइजेशन होती है, सभ्यता होती है, वो विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं से भी प्रभावित होती है, विचारों से प्रभावित होती है। एंड एक्शन एंड इंटरेक्शन, और उनके बीच में जो कार्य होता है, इंटरेक्शन होता है, आपसी संवाद संबंध होता है, बिटवीन देम, उनके बीच में, सभ्यताओं के बीच में, मॉल्ड्स द कल्चर, वो कल्चर को एक अलग शेप देता है। मॉल्ड्स मीन्स होता है टू शेप समथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी कल्चर को एक नया आकार देती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड अ कल्चर्ड माइंड डेवलप? एक संस्कारपूर्ण जो मस्तिष्क होता है, मन होता है, उससे किस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए? एक जो संस्कारी मन होता है, जैसे हम लोग कह देते हैं कि ये बड़ा संस्कारी व्यक्ति दिख रहा है, तो किसी संस्कारी व्यक्ति के कल्चर में के एटीट्यूड में किस प्रकार का विकास होना चाहिए? आंसर देखिए, अ कल्चर्ड माइंड, एक संस्कारी जो मन है, शुड डेवलप, उसको करना चाहिए, डेवलप, विकसित करना चाहिए, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट, उसे दूसरे के नज़रिए को समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, पूरी तरह से। इवन दो इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विथ इट, भले ही वो हमेशा उसके व्यू पॉइंट से एग्री ना करता हो, सहमत ना होता हो। इट शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन, एक कल्चर्ड माइंड को अपने खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि उसे अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए, उसने अपने आप को कन्फाउंड नहीं करना चाहिए, लिमिटेड नहीं करना चाहिए। उसको हर प्रकार के विचारों को सीखने का सामर्थ्य रखना चाहिए, कैपेसिटी रखनी चाहिए, और नए कल्चर्स से कुछ सीखने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, When do cultural conflict occur? कल्चर कॉन्फ्लिक्ट कब तैयार होते हैं? मतलब संस्कृतियों के बीच में, संस्कारों के बीच में अंतर्द्वंद, संघर्ष कब होता है? कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट occurs when the nationalism spread aggressively. सांस्कृतिक संबंधों के बीच में संघर्ष उत्पन्न तब होता है जब ये नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद जो है आक्रामक रूप से स्प्रेड होता है, फैलता है, एंड समटाइम्स बिकम अ डेंजर इंटरनेशनली। और इस प्रकार का एग्रेसिव नेशनलिज्म जो है कई बार पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक डेंजर बन जाता है, खतरा बन जाता है। एग्रेसिव नेशनलिज्म गिव्स वे टू कॉन्फ्लिक्ट एंड हेट्रेड। जो एग्रेसिव नेशनलिज्म होता है, आक्रामक राष्ट्रवाद होता है, वो हमेशा संघर्षों और नफरत या घृणा को जन्म देता है, रास्ता देता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर? कल्चर के विभिन्न डोमेन्स क्या हैं, आयाम क्या हैं, यानी कुल मिलाकर कल्चर में क्या क्या शामिल होता है? तो देखिए आंसर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर आर द वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर। ये इसके वेरियस डोमेन्स हैं। अ हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स इन गुड कल्चर। और अगर इन तीनों के बीच में एक हैप्पी कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा संबंध है, कॉम्बिनेशन है, सह संबंध है, तो उससे एक अच्छे कल्चर का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये 10th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन में आ गए हैं। व्हेन डज अ सोसाइटी बिकम स्टैटिक? एक सोसाइटी स्थिर कब हो जाती है? एक सोसाइटी रुक कब जाती है? वो स्टॉप कब हो जाती है? तो लुक एट द आंसर। अ सोसाइटी बिकम्स स्टैटिक व्हेन इट सेट्स एंड आइसोलेट्स इट्स माइंड टू अदर इन्फ्लुएंसेस। एक सोसाइटी
तब स्थिर हो जाती है, तब रुक जाती है। व्हेन इट शट्स, जब वह बंद कर लेती है अपने आप को। एंड आइसोलेट्स, अपने आप को अलग कर लेती है। इट्स माइंड, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को। टू अदर इन्फ्लुएंसेस, दूसरे प्रभावों से बचने के लिए जब कोई सोसाइटी अपने मन को, अपने मन मस्तिष्क को बंद कर देती है, अपने आप को आइसोलेट कर देती है, अलग थलग कर देती है, तब इस प्रकार की सोसाइटी स्टैटिक हो जाती है। आगे देखिए, इन सच अ सोसाइटी, इस प्रकार की सोसाइटी में माइंड अपोजेज एवरी आइडिया ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। इस प्रकार की सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, अब माइंड तो लोगों में ही होता है, इस प्रकार की सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो बाहर के जगत के, बाहर के वर्ल्ड के हर आइडिया को अपोज करते हैं, हर आइडिया का, हर विचार का विरोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अंडर द सेक्शन ए। अकॉर्डिंग टू नेहरू, व्हेन इज इट फॉली टू टॉक अबाउट कल्चर और गॉड? ऑथर के अनुसार, नेहरू जी के अनुसार, संस्कृति या ईश्वर के बारे में बात करना कब मूर्खतापूर्ण होता है? यानी कल्चर और गॉड के बारे में बात करना कब ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य कहलाता है, और व्हाई, क्यों? आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू जी के अनुसार, इट इज फॉली टू टॉक अबाउट कल्चर और गॉड। कल्चर और गॉड के बारे में बात करना तब मूर्खतापूर्ण होता है व्हेन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्व एंड डाई, जब मानव समाज, मनुष्य जो हैं वो भूखमरी का शिकार हों और मर रहे हों। यदि ऐसी स्थिति है तो इन स्थितियों में कल्चर की बात करना या गॉड की बात करना मूर्खता है, क्योंकि भूखे भजन न हुए भुवाला, पहले पेट पूजा होगी तब सारी चीज़ें होंगी। ही सेड दैट, उन्होंने कहा है, वन मस्ट प्रोवाइड एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, एक व्यक्ति को निश्चित रूप से जिंदगी जीने की अनिवार्य चीज़ें मिलनी चाहिए टू ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों को, बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, इसके पहले कि वो किसी दूसरी चीज़ पर बात करे, उसको इन चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले बात करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं बी सेक्शन में। दिस इज योर बी सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ओके, सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर डिपेंड्स ऑन अ वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो संस्कृति का मूल्यांकन है वो विस्तृत फैक्टर्स पर, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, व्यापक पैमाने पर निर्भर करता है। डिस्क्राइब सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को डिस्क्राइब करिए, कुछ का वर्णन यहाँ कीजिए। मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से हम कल्चर को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं कि कौन सा कल्चर अच्छा है, कौन सा कल्चर खराब है। तो चलिए देखते हैं। The evaluation of culture depends on the idea of unity among diversity। जो कल्चर के मूल्यांकन का तरीका है, हम जिस आधार पर कल्चर का मूल्यांकन करते हैं वो डिपेंड करता है विविधता में एकता, यानी अनेकता में एकता पर, डेमोक्रेटिक आइडियल्स, लोकतांत्रिक आदर्शों पर, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की जो स्पिरिट होती है, जज्बा होता है एमंग पीपल, लोगों के बीच में, इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ, जीवन जीने का समग्र दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण जो है वो, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जीवन जीने की आधारभूत आवश्यकताएं ऑफ पीपल, लोगों की। ये चीज़ें जो हैं किसी भी कल्चर के मूल्यांकन का आधार होती हैं। It also depends on various means of transport and communication among societies। ये इस पर भी निर्भर करता है कि कोई भी सोसाइटी जो है वो किस प्रकार के संचार के साधनों का, किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट के माध्यमों का यूज करती है। ये सब को मिलाकर कल्चर को डिपिक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द ऑथर कंपेयर द ग्रोथ ऑफ कल्चर विद द ग्रोथ ऑफ अ ट्री? किस प्रकार से ऑथर
कल्चर की ग्रोथ को, कल्चर के विकास को एक ट्री की विकास से कंपेयर करता है, तुलना करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पेड़ की जड़ उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, उसी प्रकार से किसी भी कल्चर का निश्चित रूप से रूट होना चाहिए, उसका पास्ट होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हम हमेशा रूट पर ध्यान न दें, क्योंकि अगर हम केवल रूट बस पर ध्यान देंगे, हम सनशाइन में नहीं निकलेंगे, हम फ्रेश एयर में नहीं निकलेंगे, तो हम केवल ठूंठ बचेंगे। ओके, आंसर देखते हैं। ऑथर सेज दैट, ऑथर कहता है कि एनी कल्चर मस्ट हैव अ सर्टेन डेप्थ, किसी कल्चर में निश्चित रूप से एक निश्चित मात्रा में गहराई होनी चाहिए, एंड सर्टेन रूट्स इन द पास्ट, और उसका कोई ना कोई पास्ट होना चाहिए। मतलब किसी भी कल्चर को निर्धारित करने में उसके पुराने अतीत की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। Which is the accumulation of generations of experience and wisdom, और जो पास्ट होता है वो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ियों का अनुभव और उनकी बुद्धि का एकत्रीकरण होता है, एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा रूप होता है। However, फिर भी इट इज़ आल्सो नेसेसरी, लेकिन यहाँ एक चीज़ और आवश्यक है, टू कम आउट इन द सन, कि हम खुले आसमान में आएँ, खुले विचारों में आएँ, एंड द फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा में आएँ, टू फ्लाइस, फलने फूलने के लिए, बिकॉज वन कैन नॉट सस्टेन इन रूट्स अलोन, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो है केवल जड़ों के आधार पर सस्टेन नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता, जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार कोई कल्चर भी बिना बाहर आए, बिना फ्रेश एयर में आए, बिना सन के रोशनी में आए, यहाँ इन सब चीज़ों का मतलब है कि हम जब तक तमाम तरह के संस्कृतियों से संपर्क में नहीं आते हैं तो हम निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ्स प्रॉब्लम, जीवन की समस्याओं का एक साइंटिफिक वैज्ञानिक अप्रोच क्या है, वैज्ञानिक तरीका क्या है उनको सॉल्व करने का, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार। आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार द साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ्स प्रॉब्लम इज द अप्रोच ऑफ एग्जामिनिंग एवरीथिंग। उनके अनुसार अगर हम जीवन की हर समस्याओं को पहले एग्जामिन करते हैं, हर समस्या का मूल्यांकन करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी अप्रोच है। इट एम्स एट सीकिंग ट्रुथ बाय ट्रायल एंड एरर। इसमें होता क्या है, साइंटिफिक अप्रोच में हम प्रयत्न और भूल विधि से प्रयोग करते हैं, या तो हम सही होंगे या तो गलत होंगे। अ पर्सन विथ साइंटिफिक अप्रोच नेवर से नो टू एनीवन। कभी भी एक वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति किसी चीज़ को सिरे से नकारता नहीं है कि नहीं ये गलत है या ये सही है। ही ऑलवेज ट्राइज टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह का व्यक्ति, साइंटिफिक अप्रोच वाला व्यक्ति, हमेशा दूसरे के नज़रिए को अंडरस्टैंड करने का, समझने का प्रयास करता है। ही हैज़ एन ओपन माइंड। उसका मस्तिष्क हमेशा खुला रहता है। टू असिमिलेट द ट्रुथ, सच्चाई को ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए। एंड कैन सॉल्व द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, और इस प्रकार से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सॉल्व भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज कल्चर मीन, कल्चर क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार। राइट, डिस्क्राइब ब्रीफली, संक्षेप में बताइए। तो आपको जो मैं चैप्टर बताया था तो उसमें मैं बताया था कि नेहरू जी ने कहीं भी डायरेक्ट नहीं बताया है कि कल्चर क्या है। कई जगह उन्होंने बोला है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, कई जगह कहते हैं कि आई डोंट नो। मतलब उनके अनुसार जो कल्चर है ये एक एम्बिगुअस थिंग है। एम्बिगुअस मीन्स होता है ऐसी चीज़ जो स्पष्ट ना हो, जिसमें कोई क्लियर कट आइडिया ना हो। तो देखिए आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार कल्चर इज एन एम्बिगुअस थिंग। कल्चर एक अस्पष्ट चीज़ है। ईच नेशन एंड ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स इट्स ओन कल्चर। क्यों? क्योंकि हर सभ्यता, हर संस्कृति अपने आप में एक नया कल्चर विकसित करती है। एनी कल्चर इज नॉट प्रिस्टीन, प्योर एंड अनअफेक्टेड। और कोई भी कल्चर पूरी तरह से शुद्ध, अप्रभावित और प्रिस्टीन भी नहीं है।
द कल्चर ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स जियोग्राफी। किसी भी देश का जो कल्चर होता है वो वहाँ की भौगोलिक स्थितियों, क्लाइमेट यानी जलवायु, एंड सॉइल यानी ज़मीन, मृदा मिट्टी पर निर्भर करता है। कल्चर मीन्स इनर ग्रोथ इन अ मैन। एक लाइन में अगर कहें तो अगर मनुष्य के अंदर का विकास होता है, मनुष्य जो है अच्छा सोचने समझने वाला होता है, तो वही कल्चर है। क्वेश्चन नंबर 5, समराइज द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर ऑन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के बारे में जो ऑथर के विचार थे उनको समराइज करिए, संक्षेप में निचोड़ के रूप में लिखिए। तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑथर नेशनलिज्म इज अ क्यूरियस फिनोमेना। उन्होंने कहा है कि जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, ये एक फिनोमेना है, एक अद्भुत चीज़ है। इट गिव्स लाइफ, यह जीवन देती है, ग्रोथ उन्नति देती है, स्ट्रेंथ मजबूती देती है, एंड यूनिटी टू द कंट्रीज हिस्ट्री। भारत किसी भी देश के इतिहास में एकता बनाए रखने के लिए, उसको विकास देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए नेशनलिज्म आवश्यक होता है। बट लेकिन व्हेन नेशनलिज्म बिकम्स एग्रेसिव, लेकिन जब नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो आक्रामक हो जाती है, इट बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली, तो यह संपूर्ण जगत के लिए एक खतरा बन जाती है। इट आल्सो ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड हेट्रेड, और इससे संघर्ष और नफरत का जन्म होता है। ब्रीड मीन्स होता है कोई नई चीज़ आना, दुनिया में जन्म लेना। वी शुड ट्राई टू गेट रीड ऑफ नैरो नेशनलिज्म, इसलिए वो कहते हैं कि हमें संकीर्ण राष्ट्रवाद से बचना चाहिए। टू गेट रीड ऑफ मीन्स होता है बचना, एंड अडॉप्ट कॉमन ब्रदरहुड, और हमें सामान्य भाईचारे को अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कल्चर इज इवॉल्व्ड और इनहेरिटेड। जो कल्चर होता है वो या तो पूर्वजों से हमको मिलता जाता है या उसमें इवोल्यूशन होता है, क्रमिक विकास होता है। नॉट मेड आर एक्वायर्ड, इसको बनाया या अधिग्रहित नहीं किया जा सकता, किसी से छीना नहीं जा सकता। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने इस पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उस पर ध्यान रखते हुए इसको डिस्क्राइब करिए, इसको बताइए। आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू के अनुसार कल्चर इज एवॉल्व्ड और इनहेरिटेड। जो कल्चर होता है या तो उसमें धीरे धीरे विकास होता है या तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट होता है, एक से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। ईच नेशन एंड ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स इट ओन कल्चर। हर देश और हर सभ्यता अपना स्वयं का कल्चर डेवलप करती है। कल्चर इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ जनरेशंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। यह पूरे सभ्यताओं का, पूरे पीढ़ियों का एक ज्ञान और बुद्धि का एक भंडार होता है, एक्यूमुलेशन होता है। नो वन इन द वर्ल्ड कैन क्लेम दैट हिज कल्चर इज प्रिस्टीन, प्योर एंड अनअफेक्टेड। कोई भी संसार में ये नहीं कह सकता कि मेरा कल्चर सबसे शुद्ध, सबसे अप्रभावित और सबसे प्रिस्टीन यानी स्पष्ट है, साफ है। देयर इज वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कल्चर ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री के कल्चर को प्रभावित करने के वेरियस फैक्टर होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी कल्चर को प्रभावित करती हैं। इट इंडिकेट्स द इनर ग्रोथ ऑफ अ नेशन, और इससे किसी देश के इनर ग्रोथ का, आंतरिक उन्नति का पता चलता है। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो को अच्छा लगे तो आप इस चैनल के अन्य वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं।